सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपकी आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजोरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? कि अगर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरी की पूरी संविधान सभा यह प्रावधान नहीं करती कि सबका वोट बराबर होगा, तो आपको लगता है कि आपकी गंदी बस्तियों में कभी चमचमाती कार पे बैठकर कोई हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने के लिए आता? जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जब अपने घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, एक ही नदी में जब साथ में नहाने नहीं दिया जा रहा है, एक ही कुएं में जब पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो नेता हाथ जोड़ करके आपसे वोट मांगने आते? ये डेमोक्रेसी की ताकत थी। डेमोक्रेसी ने हमको क्या ताकत दिया कि चाहे हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला आदमी हो या सड़क के किनारे बैठकर जूता सिलने वाला, उसका वोट बराबर होगा। आपने अपने घर में भले महिला और पुरुष को बराबर नहीं किया हो, लेकिन संविधान ने महिला और पुरुष को बराबर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पिताजी का वोट 2 होगा और मेरी माताजी का वोट 1 होगा। क्या गोरा क्या काला, क्या मोटा क्या पतला, क्या अमीर क्या गरीब, क्या फॉर्च्यूनर पे चलने वाला क्या साइकिल पे घूमने वाला, सबका वोट बराबर किया इस देश के संविधान ने। और यह जो अधिकार है, इस अधिकार की ही ताकत है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की भी बात की जाने लगी। लेकिन आज के डेट में पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को खत्म किया जा रहा है और उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी खत्म किया जाएगा। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोल करके हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सच आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे खत्म किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि चुनाव की हालत आज क्या कर दी गई है। धीरे धीरे एक साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। कहां से चुनाव लड़ेगा आप मुझे बताइए? चुनाव में कानून है, चुनाव आयोग का कानून है कि एमपी का जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, 70 लाख रुपया में चुनाव हो रहा है? यह 70 लाख में लगा हुआ है? ये जो सैकड़ों गाड़ियां घूम रही हैं, यह 70 लाख में हो रहा है? यह बेईमानी है। यह बेईमानी दिन रात हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि इस बेईमानी के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आम इंसान चुनाव से बाहर कर दिया गया है। अभी चुनाव लड़ने से बाहर किए हैं, कल वोट देने से भी बाहर कर दीजिएगा। आपको मैं पार्लियामेंट की हालत बताता हूं। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 200 ऐसे एमपी हैं जो लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, अरबपति। डेमोक्रेसी की अगर यह हालत रही तो आपको लगता है कि जो बहुजनों को अधिकार संविधान के अंदर मिला
सरकारी नौकरियों में जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई, ये बचने वाला है, ये बचने वाला नहीं है। और उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं, और आप सोच करके बताइएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं बचा तो एयरलाइंस में रिजर्वेशन बचेगा? अगर रेलवे नहीं बची तो रेलवे में रिजर्वेशन बचेगा? अगर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बची, सरकारी अस्पताल नहीं बचे, तो सरकारी यूनिवर्सिटी और अस्पताल में जो है रिजर्वेशन बचेगा? इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। कई बार लोगों को यह लगता है जब हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करने की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हम जानते हैं हमारी देश की जो आबादी है, 135 करोड़ हमारी आबादी है। इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि अगर पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तभी काम करेगा जब पब्लिक सेक्टर होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि अगर एयर इंडिया नहीं रहा तो विस्तारा भी ठीक से नहीं चलने वाला है। अगर एसबीआई नहीं रहा तो आईसीआईसीआई भी ठीक से काम नहीं करेगा। अगर गोवा मेडिकल कॉलेज नहीं रहा तो फोर्टिस में भी आपको बेड नहीं मिलेगा। सोच करके बताइए, अभी कोरोना हुआ है, जब सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था तो प्राइवेट अस्पताल में बेड मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। आप सोच करके बताइए कि अगर सरकारी स्कूल पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं तो प्राइवेट स्कूल ठीक से काम करेंगे? मैं आपको बताता हूं, आपको सोच करके हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर हालत क्या है। दिल्ली के अंदर एलकेजी में एडमिशन लेने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का डोनेशन देना पड़ता है। और बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है। पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का ले रहे हैं। सरकारी स्कूल इसलिए होना जरूरी है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। प्राइवेट स्कूल क्या, वो ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में जा करके पढ़ें। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तभी टिकी रहेगी जब राज्य अपनी जिम्मेवारी समझेगा। और तकलीफ की बात यह है कि राज्य आज के डेट में कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़।
और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। आखिर ये मॉडल क्या है? ये मॉडल ये है कि इस देश के जो आम लोग हैं उनको जो अधिकार इस देश में मिला है, एक एक करके उस अधिकार को छीन लिया जाए। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 पोस्ट खाली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हजारों वैकेंसी नहीं है, लेकिन सरकार को वैकेंसी नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? सरकार को लगता है कि जब सरकारी यूनिवर्सिटी रखना ही नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बेच देना है, तो वो वैकेंसी क्यों भरेगी? अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे ग्रुप डी की बहाली को लेकर के। लगातार आंदोलन करने के बाद ग्रुप डी की बहाली निकली है। उस वक्त भी हमने कहा था कि सरकार ये वैकेंसी इसलिए नहीं भरती है कि उसको लगता है आज न कल हमको रेलवे को बेच देना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजॉरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। और जब आप ये तय करने के लिए एक बार मन बना लेते हैं तो कुछ सवाल हम लोगों के ऊपर भी आता है। जैसे आजकल गोवा से संबंधित 2-3 सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एक तो गिरीश जी से मेरा अनुरोध है कि 151 जो पंचायत है गोवा का, हर पंचायत में हमको ले चलिए, हम गोवा के लोगों से बात करना चाहते हैं। जो दोनों जिला है, जो 40 असेंबली है, उसमें जा करके हम लोगों से बात करना चाहते हैं। उसके 3 फायदे हैं। पहला, देश के लोगों को जैसे धीरे धीरे यह बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस क्यों जरूरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा के लोग भी धीरे धीरे यह बात समझने लगे हैं कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। इस बात पे हम लोग बात कर पाएंगे। और दूसरा, आप हमको जहां भी ले जाएंगे तो वहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाएगा। हम जहां भी जाएंगे वो हमारा विरोध करने के लिए आएंगे, विरोध करने के लिए आएंगे तो रात में उनका भोजन और तो कुछ तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना। क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन गोवा एंड इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज कि गोवा की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि हम माइनिंग बंद करा देंगे। और आप जानते हैं कि माइनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का रोजगार निर्भर था। एक तो आपने माइनिंग बंद कर दिया, दूसरा कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ा है।